और ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा होने के कारण इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। आज मैं पार्ट 1 लूंगा और नेक्स्ट वेडनेसडे होगा पार्ट 2। दुनिया के अंदर आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या है तो डायबिटीज है। एक जमाने में WHO ने कहा था कि हिंदुस्तान में डायबिटीज के सबसे ज्यादा मरीज हो गए, और आज है, हमने वो करके बताया, जबकि ये करके बताने वाली चीज नहीं थी। तो डायबिटीज के बहुत मरीज इंडिया में, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन भी ज्यादा है, तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग परेशान है वो डायबिटीज से है। और ये परेशानी की वजह सिर्फ इतनी है कि प्रॉपर नॉलेज और नॉलेज के बाद उसका एप्लीकेशन, ये दो चीज पता चल जाए तो एक डायबिटीज का मरीज भी एक नॉर्मल इंसान की तरह अच्छी जिंदगी जी सकता है और सभी दूसरी बीमारी से मुक्त रहकर वो भी एक अच्छा स्वस्थ जीवन जी सकता है। इसलिए इस डायबिटीज को आज समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा शरीर और हमारे फूड का बहुत गहरा रिलेशन है। ये फोटो इंडिकेट करता है कि हम खाते क्या है। हम जैसा खाएंगे वैसा हमारा शरीर रहेगा। राइट साइड में जो बॉडी ग्रीन दिख रही है और लेफ्ट साइड में बॉडी जो है कलरफुल दिख रही है, रेड येलो है। ये जो रेड येलो है वो एसिड बढ़ा हुआ है, पूरे बॉडी में एसिड बढ़ा हुआ है, जिसके कारण अलग अलग जगह समस्या है। और राइट साइड में है वो प्रॉपर खाना है, इसलिए बॉडी ठीक है। एक्चुअली रियलिटी में फूड अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हमारा खाना ही हमारी दवाई है, अगर हमारा खाना सही है तो। खाना सही नहीं होने की वजह से बीमारी होती है और दवाई खानी पड़ती है। तो हमारे पास खाना सही नहीं होने के कारण बीमारी होती है और दवाई खानी पड़ती है। लेकिन एक ऑप्शन और भी है कि खाना सही नहीं होने के कारण बीमारी तो होती है, लेकिन उससे बचना है तो आपको प्रॉपर सप्लीमेंट चाहिए। सप्लीमेंट यानी ऐसी चीज जो हमें सभी चीजों से बचाए। तो हम खाते क्या है? पिज्जा, बर्गर, पेप्सी, नूडल्स, वड़ा पाव, बर्गर, ये सब आप देख रहे हो। आर्टिफिशियल ड्रिंक वगैरह हम लेते हैं। अब जिस शरीर की हम बात कर रहे हैं, ये शरीर का निर्माण एक बहुत अद्भुत तरीके से हुआ है। अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स से पहले हमें उसके अंदर भी जाना होगा। अगर मैं कहूंगा सेल्स तो आप कहेंगे सेल्स किस चीज से बना है। अगर हम सेल्स में चले जाए तो उसके पहले हमें जाना पड़ेगा कि सेल्स किस चीज से बना हुआ है। तो ये पूरी दुनिया जिस चीज से बनी है उसको एटम कहते हैं। अब एटम क्या है? कोई भी एक चीज को दो टुकड़े में तोड़ दो, फिर उसके एक टुकड़े को अगेन दो टुकड़े में तोड़ दो, फिर एक टुकड़े को अगेन दो में तोड़ दो, फिर उसमें से एक टुकड़े को दो में तोड़ दो। जब हम उसको तोड़ नहीं सकते हैं और जो सबसे छोटा कण बनता है उसको साइंस कहता है एटम, जिसको तोड़ा नहीं जाता है। उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहता है। ये अपनी बाउंड्री में घूमते हैं। उस बाउंड्री में उसको बांध के रखने का काम जिस चीज से होता है उसको एनर्जी कहते हैं। ये सब्जेक्ट भी कभी हम डिटेल में देखेंगे एनर्जी के ऊपर। तो इस तरह हमारे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहता है। अब सेल्स के निर्माण कैसे होता है? मिनिमम दो एटम और मोर देन टू एटम, मिनिमम टू एटम और मोर देन टू एटम से बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। इसका मतलब बहुत सारे एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनता है। कई मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर का जब बाइंडिंग होता है तो बनता है एलिमेंट। कई एलिमेंट का बाउंडिंग होता है तो कंपाउंड बनता है। आपको समझ में? कंपाउंड मतलब एक बाउंड्री होती है, कंपाउंड। और कंपाउंड से बनता है सेल्स। तो जिस शरीर की हम बात कर रहे हैं वो 60 ट्रिलियन सेल से बना है। हमारे शरीर की हर चीज सेल से बनी है। बोन भी सेल से बना है, हमारे ब्लड में भी सेल्स है, हमारी स्किन भी सेल से बनी है, हमारे हर पुर्जे सेल से बने हैं।
लेकिन साइंस ने मसल सेल्स को अलग नाम दिया है, नर्वस सिस्टम के सेल्स को अलग नाम दिया है, आंख के सेल्स को अलग नाम दिया है, ऑर्गन के सेल्स को अलग नाम दिया है, फिर पेनक्रियास के सेल्स है जिस पे हम बात करने वाले, उसमें भी जो है बीटा सेल्स है, अल्फा सेल्स है, ऐसे उसको भी अलग नाम दिया गया है। तो इसी तरह 60 ट्रिलियन सेल से बॉडी बनती है। तो अभी बॉडी का निर्माण सेल से किस तरह होता है? सेल से बनता है टिश्यू, कई टिश्यू के कलेक्शन से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से बनती है सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेशन सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेशन सिस्टम, इस तरह बनती है सिस्टम। अगर मैं सर्कुलेशन सिस्टम की बात करूं तो हमारे पूरे बॉडी में ब्लड घूमता है और उसका मेन पुर्जा हार्ट होता है। अगर यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो किडनी एंड ब्लैडर इसमें इन्वॉल्व होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे माउथ से शुरू होकर फुट पाइप है, स्टमक है, छोटी आंत, बड़ी आंत, और इस तरह ये पूरी सिस्टम चलती है, उसमें सपोर्ट गॉल ब्लैडर, लीवर वगैरह भी करते हैं। इस तरह हमारा शरीर निर्माण अद्भुत तरीके से होता है। अब जिस सेल्स की बात कर रहे हैं, ये एक सिंगल सेल्स जो अपने आप में एक लिविंग यूनिट है, इसकी अपने आप में मैकेनिज्म जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक छोटा सा सेल एक यूनिट है। हर सेल जब हेल्दी रहता है, हर सेल जब हेल्दी रहता है तो हर टिश्यू हेल्दी रहता है, हर टिश्यू हेल्दी रहता है तो हर ऑर्गन हेल्दी रहता है, हर ऑर्गन हेल्दी है तो हर सिस्टम हेल्दी है और एक पूरा शरीर हेल्दी रहता है। इसका मतलब यह है कि हेल्दी सेल्स ही हेल्दी शरीर है, बीमार सेल्स बीमार शरीर है। बूढ़े सेल्स पैदा हो गए तो आदमी वक्त के पहले बूढ़ा दिखेगा। सेल्स की मृत्यु होने से इंसान की मृत्यु होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि लीवर ठीक है, किडनी ठीक है, ब्रेन ठीक है, सब ठीक है, लेकिन हार्ट अटैक आने पे हार्ट के सेल्स डैमेज हो गए, मृत्यु हो गई, या किडनी के सेल डैमेज हो गए, किडनी फेल हो गई, मृत्यु हो गई, बाकी ठीक था। तो बॉडी के अंदर हर पुर्जे, हर सेल अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट है। हम जिस शुगर की बात करें उसके लिए थोड़ी सी बात समझ लेते, फिर हम डिटेल में इसमें एंटर हो गए कि जब तक ब्लड शुगर 100 तक काउंट होता है तो हम कहेंगे कि नॉर्मल है, नॉर्मल है, यानी कि डायबिटीज नहीं है सुबह में। अगर ये 125 तक जाता है तो प्री डायबिटीज है, 125 से 50, और 150 को क्रॉस करता है तो डायबिटीज यानी कि शुगर नाम की बीमारी हो गई। ये एक पैरामीटर है। तो आप देख सकते हैं 100 से 125 नॉर्मल है, 125 से 150 प्री डायबिटीज है, और 150 के ऊपर डायबिटीज माना जाता है। अब हम डायबिटीज को समझने के पहले हम समझेंगे कि हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट क्या है। हम लोग स्कूल में पढ़ चुके हैं बैलेंस डाइट के बारे में। शरीर और हमारे फूड का, शरीर और हमारे न्यूट्रिशन का आपस में बहुत गहरा रिलेशन है। उसके बावजूद भी इसका एजुकेशन नहीं दिया जाता है। किसी भी इंसान को ये नहीं पता कि आज दोपहर को जो वो खाना खा रहे, क्या वो बैलेंस डाइट था, पूरे दिन में जो खाना खाया वो बैलेंस डाइट था, क्या पूरे दिन में मैंने जो खाया उसमें से मेरे शरीर को जितना प्रोटीन चाहिए मिला, फैट जितना चाहिए मिला, विटामिन मिला या नहीं मिला, पता नहीं है, क्योंकि इसके कोई पैरामीटर नहीं है। पैरामीटर है लेकिन कोई सिखाता भी नहीं है। तो थोड़ी सी बात समझनी बहुत आवश्यक है कि हमारे शरीर को चाहिए फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। फैट क्या करता है? फैट हमारे बॉडी को हीट देता है। प्रोटीन जो है ये हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को बिल्ट रखता है, इसलिए इसको बिल्डर कहते हैं। तो फैट बॉडी को हीटिंग देता है, प्रोटीन बिल्डर है, तो कार्बोहाइड्रेट फ्यूल है। जिस तरह एक मजबूत कार है तो प्रोटीन बढ़िया है, लेकिन उसमें जो पेट्रोल है वो फ्यूल है। तो हमारे बॉडी का पेट्रोल एक्चुअल कार्बोहाइड्रेट, ये पेट्रोल फ्यूल है। ये फ्यूल जब जलता है तो हमारी बॉडी एनर्जेटिक रहती है, हम काम कर सकते हैं। तो हमें चाहिए फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन
इसके अलावा हमारे बॉडी को चाहिए विटामिन्स। विटामिन्स जो है बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन उसका रोल बहुत बड़ा मेजर होता है। कई विटामिन्स ऐसे हैं जो हमें नहीं मिले तो बॉडी के फंक्शन अच्छी तरह नहीं हो सकते। उसके बाद मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स हमें चाहिए अलग अलग टाइप के, जो बॉडी में मेजर रोल प्ले करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आयरन जो होता है हीमोग्लोबिन बढ़ाने में हेल्प करता है। तो इस तरह जिंक का रोल अलग है, सारे रोल अलग है। तो विटामिन मिनरल। उसके बाद हमें चाहिए फाइबर। तो फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, फाइबर, इसको कहते हैं बैलेंस डाइट। ये हर चीज एक प्रोपोर्शनेटली आपके बॉडी में जाएगी, तब माना जाता है कि आपको एक प्रॉपर बैलेंस डाइट मिला, जो आपको स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। आने वाले समय में मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आपको ऐसे डॉक्टर के क्लिनिक जगह जगह पे मिलेंगे, जो डॉक्टर आपको आपका हाइट, वेट और बॉडी स्ट्रक्चर के मुताबिक पूरा डाइट प्लान देंगे। आने वाले समय में होटलों में ऐसा खाना मिलेगा जिसमें मेनू रहेगा कि हमारे इस थाली को अगर आप खाते हैं तो इसमें इतना फैट है, इतना प्रोटीन है, इतना कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल, फाइबर और विटामिन है। अगर इस तरह से कोई अगर होटल आज भी खोलता है तो मैं दावे के साथ कहूंगा ऐसी होटल नंबर 1 बन जाएगी और बहुत चलेगी। तो हमने देखा फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल एंड फाइबर, 6 चीज जिसको बैलेंस डाइट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सारी चीज को न समझते हुए सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को यहाँ पे समझेंगे। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में जाता है तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। हर मीठी चीज कार्बोहाइड्रेट ऐसा मत समझो, जो मीठा नहीं है वो भी कार्बोहाइड्रेट है। जैसे चावल भले मीठा नहीं है, रोटी भले मीठी नहीं है, लेकिन चावल भी कार्बोहाइड्रेट है, रोटी भी कार्बोहाइड्रेट है। हम सिर्फ शक्कर को कार्बोहाइड्रेट समझे, ऐसा नहीं है। व्हाइट शुगर तो है ही। फ्रूट के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट है, फ्रूट की शुगर को फ्रुक्टोज कहते हैं। तो फ्रूट की शुगर, डायरेक्ट शुगर या रोटी, चावल, ये सारी चीज बॉडी में जाती है, वो हो जाती है ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। सारी चीज ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। अब यहां पर हमें इस ग्लूकोज को समझने के पहले एक चीज और समझाना चाहता हूं, जिसके बारे में समझना बहुत आवश्यक है। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में जो डायग्राम है उसमें एक स्टमक बना हुआ है, और एक जो सी राउंड जो बना है वो डियोडेनम है, और उसके पीछे येलो जो दिख रहा है आपको, येलो, वो पेनक्रियास है। ये जो पेनक्रियास है ये 3 हिस्सों में डिवाइड होती है, हेड, मिडल पोर्शन एंड टेल। जो बड़ा हिस्सा है वो हेड है, बीच के हिस्से को बॉडी कहते हैं, और साइड में जो छोटा हिस्सा बनता है उसको टेल कहते हैं, टेल। अब ऐसा है, जो हेड जो है ये एंजाइम प्रोड्यूस करता है। कितना एंजाइम? 24 घंटे के अंदर 800 to 1200 ml एंजाइम प्रोड्यूस करता है, जो एंजाइम एक्चुअल एंटासिड है। ये पेनक्रियास का टेल है, ये 2 हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जिसको इंसुलिन एंड ग्लूकागोन कहते हैं। तो हम आज एंजाइम को भी समझेंगे, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन को भी समझेंगे, ताकि आप पेनक्रियास को पूर्ण रूप से समझ सको। तो हमारे शरीर में ऑर्गन होता है और ग्लैंड्स होती है। जैसे लीवर, किडनी, स्प्लीन, ये सब ऑर्गन है। लेकिन ग्लैंड जो वो होती है जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, उसको ग्लैंड कहते हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ओवरी, टेस्टिस, ये सब ग्लैंड में काउंट होता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो है 2 प्रकार की ग्लैंड होती है। ज्यादातर ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड उस ग्लैंड को कहते हैं जो अपना केमिकल प्रोड्यूस करके डायरेक्टली ब्लड में मिक्स कर देती है। लेकिन एक ग्लैंड ऐसी होती है एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन यानी कि वो ग्लैंड जो अपना केमिकल एक पाइप के थ्रू भेजती है।
पैनक्रियास ग्लैंड ओनली ग्लैंड है, ये डबल रोल प्ले करती है। जैसे इसका हेड जो एंजाइम बनाता है, ये एंजाइम एक पाइप के थ्रू जाता है डियोडेनम में, जो एक्चुअल एंटासिड है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। टेल के जरिए इंसुलिन एंड ग्लूकागोन बनता है जो ब्लड में मिक्स होता है। तो हम तीनों को समझेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम एंजाइम को समझते हैं। अब राइट साइड के फोटो को देखिए आप, जो ब्लू कलर का फोटो है उसमें देखिए ऐसा है कि आप जो खाना खाते हो, वो खाना खाने के बाद वो खाना जाता है स्टमक के अंदर। हमारे हमारे आंत को दांत नहीं होता, आंतड़ी को दांत नहीं होता है। तो जो खाना हम खाएंगे वो स्टमक में जाता है। स्टमक के अंदर जो एसिड रहता है उसका पीएच जो है वो हाईली एसिडिक रहता है, 1.5 रहता है। हमारा जो माउथ है उसमें जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है उसका पीएच 9.5 रहता है, 9.5 रहता है। कुदरत ने ऐसी सिस्टम बनाई है कि माउथ का सलाइवा जब अच्छी तरह खाने में मिक्स होता है और वो खाना जब स्टमक में जाएगा तो 50% डाइजेशन का काम माउथ कर लेता है। तो माउथ को पहला प्रोसेसिंग स्टेशन कहेंगे जहां पे फूड ने प्रोसेस होना चाहिए। लोग कहते हैं खाने के लिए मेहनत कर रहा हूं, पापी पेट का सवाल है, पेट के लिए मेहनत करता हूं। तो जिस खाने के लिए आप मेहनत कर रहे हो वो खाना आप खाते हुए लोगों को देखोगे तो आश्चर्य होगा कि लोग खाना खाते या खाना निगलते हैं। ये सवाल उठता है तो ज्यादातर लोग खाना निगलते हैं। हमें 32 दांत दिए गए हैं, तो खाने को इतना चबाओ, इतना चबाओ कि खाना लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो रूल ये है कि खाने को पियो और पीने को खाओ। पीने को खाओ मतलब पानी को भी धीरे धीरे पीना चाहिए ताकि हर घुट के साथ सलाइवा मिक्स होके जाए। खाने को इतना चबा के खाओ अच्छी तरह लिक्विड होकर सलाइवा मिक्स होकर पेट में जाए। खाने को पियो, पीने को खाओ। लेकिन क्या करते लोग, बहुत स्पीड में खाते हैं, फटाफट खाते हैं। रोटी का निवाला मुंह में रखा, थोड़ा सा चबाया, निगल गए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं निगलने के पहले थोड़े से अवेयर अगर आप होते हैं तो आपको सरप्राइज होगा कि आप अक्खा पीस निगल रहे हैं। मैंने तो शायद ही किसको चावल खाते हुए देखा है। चावल तो मुंह में रखते निगलते, चावल मुंह में रखते निगलते। जितना बड़ा निवाला रखोगे उतना चावल जल्दी अंदर जाएगा फिसल के। चावल को अगर चबा के खाना है, बहुत छोटे छोटे निवाले खाने पड़ते हैं, एक एक दाने को दांत से पकड़ के चबाना पड़ेगा। अब मैंने इस पे रिसर्च शुरू की कि चावल को लोग चबाते क्यों नहीं है। तो ये रिसर्च मेरी कंप्लीट हो गई और एक अद्भुत सत्य सामने आया। क्या अद्भुत सत्य है कि चावल को पकाया जाता है कुकर में, पकता है तो सीटी बजती है, और चावल को इसलिए निगला जाता है कि पचता है तो सीटी बजती है ऊपर से या नीचे से। इसीलिए चावल को कुकर में पकाया है और दूसरे कुकर में आप पचाने की कोशिश करते हो, इसलिए ऐसा होता है। तो सबसे पहला काम, बीमारी चाहे कोई भी हो, आज से आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि खाने को खूब चबा के खाना शुरू करो। आज ही मीटिंग के बाद खाना चबा के खाना शुरू करो। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि चबा चबा के खाओगे तो एक लिमिट के बाद आप ज्यादा खा ही नहीं पाओगे, आपकी लिमिट नक्की हो जाएगी। एक छोटे बच्चे के शरीर के सिस्टम में ब्रेक होती है। अच्छे से अच्छा खाना एक लिमिट के बाद आप उस बच्चे को नहीं खिला सकते, लेकिन हम लोग ठूस ठूस के खा लेते हैं। आप देखो एनिमल को, अगर आपके घर में बिल्ली या डॉग है, आप ट्राई करके देखना, उसका फेवरेट खाना उसको क्वांटिटी में दीजिए। एक लिमिट के बाद वो खाना खाएंगे नहीं। वो नहीं कहते इसको पार्सल कर दो, खाते नहीं है वो, कल की चिंता वो नहीं करते। लेकिन हम इंसान ही ऐसा करते हैं क्योंकि हम समझदार हैं। अब ऐसा है यहाँ पे, अब फिर से हम ग्लूकोज की बात पे आएंगे, लेकिन एक बात यहाँ रह गई
तो मैंने कहा कि खाना जो आप खाते हो वो फूड पाइप के जरिए स्टमक में जाता है। ये जो एक देख रहे हो ना, ये स्टमक है। जो ब्लू फोटो के अंदर जो आप देख रहे हो बड़ा हिस्सा, वो स्टमक कहते हैं इसको। इसको जठर भी कहते हैं। खाना सबसे पहले इसी के अंदर जाता है और जंक्शन पे एक वाल होता है, वो वाल बंद हो जाता है तो खाना वापस से ऊपर नहीं आता है। अब यहाँ पे 2 घंटे तक खाने के ऊपर प्रोसेसिंग होती है, मिक्सिंग, ग्राइंडिंग, चर्निंग, जो भी होना है होता है। तो 2.25 घंटे के बाद ये फूड चले जाता है, एक वाल खुलता है जिसको पाइलोरिक वाल कहते हैं। देखिए मैं एरो बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, ये एरो जो यहाँ एक पाइलोरिक वाल होता है, ये खुलता है और फूड चले जाता है डिओडेनम में। फूड चले जाता है डिओडेनम में, और जो फूड डिओडेनम में गया तो डिओडेनम के अंदर नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर है, जिसके जरिए हमारे ब्रेन को ये पता चलता है कि जो फूड डिओडेनम में आया है उसमें एसिड कितना है। तो ब्रेन पैनक्रियास को ऑर्डर देता है कि एंजाइम रिलीज करो, और वह एंजाइम प्रोड्यूस होकर एक डक के थ्रू जाता है डिओडेनम में। एंजाइम कौन प्रोड्यूस करता है? पैनक्रियास का हेड प्रोड्यूस करता है, और एक पाइप के थ्रू डिओडेनम में जाता है। यह एंजाइम रियल में एंटासिड है, यह एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर इंसान के शरीर के अंदर एसिड न्यूट्रलाइज होता है डिओडेनम में। अब यहाँ पे एक नोबेल प्राइज की बात करने जा रहा हूं। जिन लोगों को एसिडिटी होती है वो खाना खाने के बाद एंटासिड खाते हैं। अभी एंटासिड कहाँ जाएगी? स्टमक के अंदर खाने के साथ ये एंटासिड मिक्स होती है और वो स्टमक के अंदर एसिड को न्यूट्रलाइज करती है। जब स्टमक के अंदर एसिड न्यूट्रलाइज हो गया, स्टमक में एसिड न्यूट्रलाइज हो गया, तो वो फूड जब डिओडेनम में जाएगा तो उसमें एसिड बहुत कम होगा या एसिड नहीं होगा। तो डिओडेनम के रिसेप्टर के थ्रू ब्रेन को ये पता चलेगा कि जो फूड डिओडेनम में आया है उसमें एसिड नहीं है या तो मिनिमम है। ब्रेन पैनक्रियास को ऑर्डर देगा, मैसेज एंजाइम मत बनाओ या एंजाइम थोड़ा बनाओ। ये ऑर्डर एक दिन मिलेगा, 2 दिन मिलेगा, रोज मिलेगा, सालों तक मिलेगा। ऐसा करते करते एंटासिड लोग खाते जाते हैं, क्योंकि एसिड को कंट्रोल करने की प्रक्रिया नहीं है, परमानेंट प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि एसिड प्रोड्यूस होता है वेगस नर्व डिस्टर्ब होने से, और हर इंसान स्ट्रेस में है। ऐसा बरसों तक चले तो सवाल यहाँ पे ये उठता है, क्या ऐसा बरसों तक चलेगा? पैनक्रियास को रोज ऑर्डर मिलेगा एंजाइम मत बनाओ, तो पैनक्रियास का जो पोर्शन है हेड, वो वीक होना शुरू होगा। अब सवाल ये उठता है कि पैनक्रियास का एक हिस्सा वीक होने से क्या दूसरा हिस्सा वीक नहीं होता होगा? डेफिनेटली होता होगा। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब पैनक्रियास का दूसरा हिस्सा, जिसे टेल कहते हैं, जो इंसुलिन एंड ग्लूकागोन बनाता है, इसका मतलब ये हुआ कि एंटासिड की साइड इफेक्ट से भी डायबिटीज होता होगा। लेकिन वर्ल्ड में ऐसी रिसर्च कंडक्ट नहीं की गई है। लेकिन मैंने कई लोगों को पूछा तो कई लोगों से ये पता चला कि डायबिटीज खानदानी नहीं है, ये सब नहीं है, लेकिन बहुत सालों से एंटासिड खाते थे फिर डायबिटीज हुआ। शायद आप भी ऐसा इंटरव्यू लोगे तो जान पाएंगे। तो इस पे काफी रिसर्च की आवश्यकता है। तो इसको भी एक डायबिटीज का प्रकार हम कह सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं वापस ग्लूकोज के ऊपर। कहानी मैंने आपको कहा था कि फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, फाइबर। उसमें कार्बोहाइड्रेट यानी कि रोटी, चावल, फ्रूट, सारी मीठी चीजें जो हम खाते हैं तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। अब ये ग्लूकोज जब सेल्स के अंदर जाता है, ग्लूकोज जब बर्न होता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है।
लेकिन जब सेल्स में ग्लूकोज जाएगा नहीं, बर्न होगा नहीं, ब्लड में घूमते रहेगा तो एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होगी, उसी को डायबिटीज कहते हैं। तो हमारे सेल्स को ग्लूकोज चाहिए, हमारे सेल्स को पोषक तत्व चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। तो हमारी सर्कुलेशन सिस्टम एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जिसके जरिए हमारे सेल्स में हर वो चीज पहुंचाई जाती जिसकी जहां जहां जरूरत है। तो इंसुलिन जो है ये हमारी सेल्स की चाबी है। चाबी जैसे कि एक सोसाइटी में 25 घर है और आपके पास आपके घर की चाबी है, तो उस चाबी से सिर्फ आपका घर खुलेगा, बाकी 24 घर नहीं खुलेंगे। 25 में से सिर्फ एक ही घर खुलेगा क्योंकि वो चाबी है। तो कुदरत ने ऐसी सिस्टम बनाई है कि हर हार्मोन से एक चाबी है, जो चाबी हर जगह नहीं लगती है, नंबर 1 चीज। एंड नंबर 2, ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड ऑलवेज हाइपर रहती है। तो इंसुलिन सेल्स की चाबी है। जब इंसुलिन रूपी चाबी सेल्स को लगेगी तो सेल्स परमिशन देता है ग्लूकोज को अंदर एंटर होने के लिए। अब डायबिटीज को क्यों मदर ऑफ ऑल डिसीज कहते हैं? क्योंकि ये बीमारी हमारे शरीर में होती है। बीमारी शरीर में कहीं भी होती है, जहां पे भी होती है वहां सेल्स खराब होते हैं। सेल्स खराब होते हैं। जैसे घुटने के सेल्स खराब हुए तो आर्थराइटिस, आर्टरी के खराब हुए तो हाई बीपी, सेल्स खराब होते। अब जिनको शुगर है उनके हर सेल्स में ग्लूकोज मैकेनिज्म नहीं ठीक से होता है, इसलिए नॉर्मल आदमी के कंपैरिजन में डायबिटीज वाले को बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर सेल्स के अंदर जहां पे भी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा वहां सेल डिस्टर्ब होके समस्या पैदा होगी। तो इंसुलिन पूरे शरीर के 60 ट्रिलियन सेल्स की चाबी है, ये मास्टर की है। जैसे आप होटल में जाते हो तो आपका कमरा आपकी चाबी से खुलता है, लेकिन होटल वाले के पास एक मास्टर की होती है जिससे सारे कमरे खुलते हैं। तो मैं ऐसा कहूंगा कि अलग अलग हार्मोन्स अलग अलग जगह काम करेंगे, लेकिन इंसुलिन मास्टर की है जो हर कमरे पे काम करती है, हर सेल्स पे काम करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा था कि पेनक्रियास का जो टेल है, एक बार फिर से फोटो दिखाता हूँ। टेल है, देख सकते हैं टेल, देखिए ये एरो को देखिए, टेल ये इंसुलिन एंड ग्लूकागोन बनाता है। तो ग्लूकागोन भी एक हार्मोन से पेनक्रियास के टेल के जरिए ग्लूकागोन प्रोड्यूस होगा। ये ग्लूकागोन ब्लड में चले जाएगा, पूरे बॉडी में घूमेगा, ये कहीं नहीं काम करेगा। ये लीवर की चाबी है। ग्लूकागोन लीवर की चाबी है, लीवर पे ही जाके काम करेगा। इसका काम क्या है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट करके लीवर में स्टोर करना, इमरजेंसी स्टॉक। आपके पास जमा पूंजी है, जब वक्त आएगा तो काम आएगी। वक्त कब आता है? मान लो संडे का दिन है, आपने डिसाइड किया कि घर की साफ सफाई करनी है, तो सुबह में आप लग गए 9 बजे, चाय नाश्ता करके साफ सफाई के लिए लग गए। आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, उतर रहे हो, पंखा साफ कर रहे हो, सामान इधर से उधर कर रहे हो, घर को व्यवस्थित कर रहे हो, और आपने सोचा था कि ये सारे काम 2 घंटे में हो जाएंगे और दोपहर को 1 बजे खाना खा लेंगे। लेकिन होता यह है कि 1 भी बज गया, 2 घंटे निकल गए, नाश्ता करने के बाद 9 बजे से लेकर 1 बजे तक 4 घंटे निकल गए। जनरली बॉडी की सिस्टम है कि 3-4 घंटे बाद बॉडी को 4 घंटे बाद कुछ खाना चाहिए, लेकिन 4 घंटे हो गए आपने खाया नहीं, 5 घंटे हो गए खाया नहीं। लेकिन हमारे सेल्स को कंटिन्यू ग्लूकोज चाहिए एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो होता यह है कि ब्लड का ग्लूकोज लेवल नीचे चले जाता है। जैसे ही ब्लड का ग्लूकोज लेवल नीचे जाता है, हमारे ब्रेन को यह पता चल जाता है कि ग्लूकोज लेवल नीचे गया है। हमारा ब्रेन पेनक्रियास को ऑर्डर देता है ग्लूकागोन प्रोड्यूस करिए। तो ये ग्लूकागोन पेनक्रियास के अल्फा सेल्स के जरिए प्रोड्यूस होते हैं, बीटा सेल से इंसुलिन होता है। और ये ग्लूकागोन जैसे ही प्रोड्यूस होगा ब्लड में मिक्स होगा, घूमते 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 ये चले जाएगा लीवर में। और लीवर में जो जमा स्टॉक है ग्लाइकोजन, वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, और आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल अगेन इंक्रीज।
ना आपको चक्कर आएगी, ना आपको एनर्जी की कमी महसूस होगी, आप काम कर पाएंगे। लेकिन जिस व्यक्ति का ग्लाइकोजन नहीं प्रोड्यूस होता है तो लीवर, जिस ग्लूकागोन नहीं प्रोड्यूस होता है तो लीवर में जमा स्टॉक ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता है, तो उसको चक्कर आता है, वीकनेस फील होती है, लो शुगर हो जाता है। इस तरह के सिस्टम है। अभी ऐसा है कि आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ एग्जांपल से कि ग्लूकागोन एक हार्मोन्स है। ग्लूकागोन क्या करता है? इसको ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है लीवर में जो है। तो आपके घर में जो शरबत की बोतल है वो समझो ग्लाइकोजन है, और मेहमान आता है तो एक गिलास पानी में 2 चम्मच शक्कर मिलाते हो, वो जूस मिलाते हो, दे देते हो उसको, वो ग्लूकोज बन गया। तो पैनक्रियास के जरिए जो ग्लूकागोन बना वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर रखता है, वही ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो लेकिन हम मेहमान को ये नहीं बोलते चलो चलो मुंह खोलो 2 चम्मच ये जूस पी लो, हम उसको डाइल्यूट करके देते हैं। तो जो बॉटल के अंदर है वो ग्लाइकोजन है, वो जो बन जाता है ग्लूकोज, जो पीने लायक बनता है। तो ग्लूकागोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है, जो वापस कन्वर्ट होता है। तो अब क्या होता है कि आपकी बॉडी ने काम कर लिया, फिर जब आप खाना खाते हो तो क्या करता है ग्लूकागोन? आप खाना खाते हो तो क्या करता है ग्लूकागोन? अगेन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर को बोलता है ले भाई उधार लिया था फिर जमा। वो हार्मोन्स जो है सिर्फ लीवर पे ही काम करता है। तो इस तरह हमने फंक्शन देखा। इसी तरह पिट्यूटरी के थ्रू थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बनेगा, वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। इस तरह की हमारी बॉडी की सिस्टम है। अब ब्लड में जो ग्लूकोज आ गया सर्कुलेशन में खाने में से, वो ग्लूकोज आपके सेल्स में जाता है। तो क्या करता है इंसुलिन? इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज के स्टॉक को उठाता है और सेल्स को देता है। देखिए इस तरह ग्लूकोज के स्टॉक को उठाता है, सेल्स की तरफ फेंक देता है, सेल्स में एंटर करता है, उठाता है, सेल्स में एंटर करता है। ये काम हमारे इंसुलिन की वजह से होता है, यानी कि ये मास्टर की है। अब यहाँ पे ये समझना है कि हमें फूड क्यों चाहिए। सबसे पहले तो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोडक्शन के लिए फूड चाहिए, लेकिन सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन के लिए नहीं। मेन हमें चाहिए, ग्लूकोज ज्यादा लगता है, फैट उससे कम लगता है, और प्रोटीन भी लगता है। अब एक इंसान को कितना प्रोटीन लगता है? तो 1 kg बॉडी वेट इज इक्वल टू 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। इत्तेफाक की बात यह है कि हमारे खाने में सबसे कम चीज अगर कोई है तो वो प्रोटीन होती है। जैसे आप 1 कटोरी दाल खाते हो, 2 कटोरी दाल खाते हो, आपको 1 से 1.5 ग्राम ही प्रोटीन मिलता है, जबकि आप 60 किलो के तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो बुढ़ापा जल्दी आने की मुख्य वजह प्रोटीन है, क्योंकि प्रोटीन से ही आपके मसल्स बिल्ड होते हैं, प्रोटीन से कई केमिकल बनते, कई हार्मोन्स बनते, बहुत कुछ बनता है। लेकिन हम अपने खाने में मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट को यूज करते हैं। हमारे खाने का मेजर पोर्शन रोटी एंड चावल होता है, रोटी एंड चावल ही होता है। अब न्यूट्रिशन सप्लीमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। उसमें भी हमें क्या चाहिए? हमारे खाने में प्रोटीन बढ़ाना चाहिए, उसके अलावा हमें विटामिन मिनरल चाहिए, और इसके अलावा ऐसे इंग्रेडिएंट चाहिए हमें जो एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी हो। तो आने वाले समय में एक ऐसा प्रोडक्ट यहाँ लाने वाले हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। एंटी इन्फ्लेमेटरी इसलिए जरूरी है कि टुडे नाम की एक बुक आती है, मैगजीन बुक आती है, उसके कवर पेज पे आर्टिकल का टाइटल है, उसमें एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया था जो एक्चुअल साइंटिफिक रिसर्च है। उसमें यह बताया है कि कॉमन कोल्ड से कैंसर तक सारी बीमारी की वजह है ओनली एंड ओनली इन्फ्लेमेशन। सर्दी बुखार से लेके सबसे बड़ी बीमारी कैंसर मानी जाती, वो भी इन्फ्लेमेशन से ही होती है। तो ऐसा एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट लाया जाएगा जो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करेगा और
हमारा अल्कोकेर हमारे बॉडी के केमिकल को, एसिड अल्कलाइन को बैलेंस करता है, प्लस अल्कोकेर के अंदर आप बॉटल पे पढ़ोगे तो सभी प्रकार के मिनरल्स, विटामिन उपलब्ध है। अब एंटी इन्फ्लेमेटरी बहुत इंपॉर्टेंट है जो लाया जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेमेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमारे बॉडी के लिए प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और एंटी इन्फ्लेमेटरी ये कॉम्बिनेशन चाहिए। बीमारी है तो बीमारी के लिए उस वक्त के लिए स्पेशल प्रोडक्ट चाहिए। जैसे हम डायबिटीज पे बात कर रहे हैं तो डायबिटीज का स्पेशल प्रोडक्ट मायोवेदिक्स के पास है, डाइवोस्की करके। अब हमने क्या देखा कि इंसुलिन का रोल देखा, ग्लूकागोन का रोल देखा। मैं एक बार रिवाइज करता हूं। इंसुलिन क्या करता है कि ब्लड के ग्लूकोज को सेल्स में पहुंचाने में मदद करता है। हर सेल्स के अंदर इंसुलिन की वजह से ग्लूकोज जाता है। लेकिन दूसरा हार्मोन जो है वो ग्लूकागोन जो है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में स्टोर रखता है। ये पूरा चेन रिएक्शन है। जब जरूरत पड़ी लीवर का ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और जब जरूरत पड़ी लीवर को वापस मिल जाता है। ये इमरजेंसी स्टॉक है और इस तरह काम चलता है। कभी कभी क्या होता है, शुगर के मरीज के अंदर लो शुगर भी हो जाता है। हाई शुगर में से सडनली लो शुगर हो जाता है, तब उसका लीवर भी इमरजेंसी स्टॉक को कन्वर्ट नहीं कर पाता है। तो ऐसे केस में उनको शुगर भी खानी पड़ती है। तो हम आगे जैसे जैसे चलेंगे डायबिटीज के सारी वैरायटी के बारे में चर्चा करेंगे। मैं जानबूझ के स्लो इसलिए जा रहा हूं कि मैं डायबिटीज के कंसेप्ट को इतने हद तक आपको क्लियर करना चाहता हूं कि आप डायबिटीज के मास्टर हो जाएंगे, किसी को भी अच्छी तरह इस बात को समझा सकेंगे। तो हमने देखा कि ग्लूकोज और हमारे बॉडी के सेल्स के बीच में अगर कोई मेजर रोल प्ले करता है वो है इंसुलिन। तो सवाल है, इंसुलिन ही हमारे सब्जेक्ट का मेन हीरो है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट होके लीवर में जमा होता है। पूरी ये सिस्टम है जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली। ये सेल्स जो है जिसके अंदर बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म होती है। सेल्स अपने आप में समझने के लिए एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि हमें पोषक तत्व इसलिए चाहिए कि हमारे सेल्स हेल्दी रहे, सेल्स रिपेयर हो, और सेल्स की लाइफ होती है 120 दिन। जब वो सेल्स मर जाएगा तो सेल डिवीजन प्रोसेस के टाइम हेल्दी सेल्स पैदा हो। तो जिस इंसान के बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी रहती हो, रेगुलर इन्फ्लेमेशन होता हो, मिनरल्स ना मिलता हो, वह इंसान जल्दी बूढ़ा होता है, जल्दी खंडर हो जाता है और वक्त के पहले बीमारी हो जाती है। तो ये तो हम देख चुके हैं कि ग्लूकोज को इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है फूड में से। अब यहाँ बात करेंगे कि डायबिटीज की वजह से क्या क्या बीमारी हो सकती है। अगर हम सिर के बाल से लेकर शुरू करें तो सिर से लेकर पैर तक सारी बीमारी की जड़ जो है उसको डायबिटीज माना जाता है। इसको माना जाता है। तो सबसे पहले बात करें तो ब्रेन रिलेटेड समस्या, उसके थोड़ा नीचे जाए तो आंख, कान, माउथ जो है, दांतों की समस्या जल्दी पैदा होती है डायबिटीज में। इसके अलावा बात करें लंग्स इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट डिसीज, लीवर, किडनी, स्टमक, गॉल ब्लैडर, इस तरह अलग अलग समस्या जो है वो हम इसमें देख पाते हैं। कि डायबिटीज के लक्षण क्या है। तो जैसे कि एक आदमी मुझे मिला, बड़ा खुश हो रहा था कि मेरा तो 2 महीने में 20 किलो वजन कम हो गया। तो मैंने कहा भाई 20 किलो कम नहीं हुआ, ये तुम्हें हो गया है शुगर, जाके तुरंत चेक करो। तो वो अपने आप में खुश हो रहे थे कि 20 किलो कम हो गया, लेकिन जब शुगर चेक की तो उनकी शुगर निकली थी मोर देन 400। जब शुगर बहुत हाई होती है तो वेट लॉस होता है। वो वेट लॉस के अंदर फैट लॉस नहीं, एक्चुअली मसल्स लॉस होते हैं। मसल्स भी लॉस होने शुरू होते हैं और वजन घटता है, और वो वजन घटना मसल लॉस से बहुत ही डेंजर माना जाता है। और इसके अलावा कि और क्या सिम्टम है, सडन वजन घटे तो सबसे पहले शुगर चेक करनी चाहिए जाके। इसके अलावा बार बार यूरिन जाना पड़ता हो तो भी शुगर चेक करनी चाहिए। बार बार गला सूखता हो, हर थोड़ी देर में पानी की प्यास लगती हो तो भी जाके शुगर चेक करनी चाहिए। अगर बार बार भूख लगती है, हरदम खाने का मन होते रहता है, इच्छा होती रहती कुछ खाना दो कुछ खाना दो, तो भी शुगर चेक कर।
इसके अलावा काफ मसल्स में पेन होता हो, पैर में नमनेस रहती हो तो भी शुगर चेक करना चाहिए। अब ऐसा है, और भी क्या सिम्टम है? धुंधला दिखाई देना। देखो, धुंधला आंख के नंबर की वजह से भी दिखाई दे सकता है, ब्लड प्रेशर हाई है तो भी दे सकता है धुंधला, लेकिन शुगर हाई होना भी एक लक्षण माना जाता है। और जब शुगर बहुत ज्यादा हाई होता है तो आंखों में डैमेज भी शुरू हो जाता है। हेडेक, सिरदर्द होना, थकान महसूस होना। अगर कोई जख्म है और हील नहीं हो रहा है तो भी सवाल उठता है कि क्या शुगर है, चेक करनी चाहिए। इसके अलावा इचिंग होना ये इसके लिए भी जवाबदार हो सकता है। अब इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन जो है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होते हैं डायबिटीज के अंदर, जैसे कि हमारी ब्लड वेसल्स भी जो है डैमेज होनी शुरू होती है, जिससे बीपी हो सकता है, बहुत सारी समस्या पैदा होती है। अच्छा, ये डैमेज होने से, स्मॉल वेसल डैमेज होने से किडनी डैमेज हो सकती है, नर्व्स डैमेज होता है। इसके अलावा डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकती है, रेटिना डैमेज हो सकता है, ब्लाइंडनेस आ सकती है, ये किडनी में खराबी आती है, नेफ्रॉन जो है वो खराब होते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जख्म अगर हो गया तो हील नहीं होगा। आपने देखा होगा इस टाइप का जख्म हो जाता है, हमने ऐसे बहुत सारे केस देखे, बड़ी मुश्किल हो जाती है ऐसे केस में, ना इंसान चल पाता है। तो डायबिटीज को मदर ऑफ ऑल डिसीज कहते हैं। आंख की रोशनी जा सकती है, किडनी की बीमारी हो सकती है, नर्व्स डैमेज हो सकते हैं, गैंग्रीन होने के बाद पैर काटने की नौबत तक आ सकती है, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर हो सकता है, यानी कि हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस, कार्डियोवास्कुलर डिसीज यानी कि ब्लॉकेज वगैरह सर्कुलेशन की वजह से, ऐसे इसको मदर ऑफ ऑल डिसीज कहते हैं। तो ये सिम्टम अगर किसी के अंदर है कि बार बार यूरिन जाना, प्यास लगना, बार बार खाना, ब्लड विजन, थकान, नींद नहीं आना, सडन वेट लॉस, हेडेक, जो मैंने कहे ऐसा सब है तो जरूर जाके चेक करना चाहिए। स्किन इन्फेक्शन, स्लो हीलिंग, यूरिनरी इन्फेक्शन, ड्राई स्किन इचिंग, नमनेस नमनेस, फिर मूंगी आना, टिंगलिंग बोलते जिसको, ये सारे सिम्टम अगर दिखते हैं तो शुगर चेक करना चाहिए। और शुगर चेक करना जरूरी, अगर नहीं करेंगे तो सीरियस लॉन्ग टर्म डिसीज क्रिएट हो सकती है। आप इसको नजरअंदाज करते जाएंगे तो कभी ऐसी नौबत आएगी कि सडनली डायरेक्टली हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े। अब जिस डायबिटीज की हम बात करने वाले हैं, उसमें टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, इस तरह डायबिटीज डिवाइड होता है। टाइप 1 डायबिटीज उस डायबिटीज को कहते हैं जिसके अंदर इंसुलिन बिल्कुल बनता ही नहीं है। जनरली ये जुवेनाइल डायबिटीज बच्चों में पाया जाता है। जब बच्चे पैदा होते हैं तभी उसके अंदर पेनक्रियास में डिफेक्ट रहती है, और कभी कभी ये मालूम पड़ता है 3, 4, 5 साल की उम्र में पता चलता है, कभी 10 साल की उम्र में पता चलता है। इस तरह ये पता चलता है, जिसको टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। तो इस तरह हमने आज डायबिटीज का इंट्रोडक्शन, ग्लूकोज का इंट्रोडक्शन, हमने देखा कि पेनक्रियास का एंजाइम एंटासिड है, इंसुलिन देखा जो ग्लूकोज के ऊपर काम करता है हर सेल्स पे, हमने देखा ग्लूकागोन जो लिवर की चाबी है। नेक्स्ट टाइम में हम डायबिटीज के प्रकार, उसको कंट्रोल करना, माइवेदिस के प्रोडक्ट से क्या खाना चाहिए, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या डायबिटीज क्योर हो सकता है। तो डायबिटीज में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। डायबिटीज 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। टाइप 1 जिसमें इंसुलिन ही लेना पड़ता है। टाइप 2 में भी 2 कैटेगरी है, एक के अंदर ऐसा है कि इंसुलिन कम बनता है, लेकिन बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिसमें इंसुलिन बनता है, लेकिन सेल्स के ऊपर वो चाबी काम नहीं करती है। जैसे कि मास्टर की रहती है, मोबाइल के साथ रखते रखते जो मास्टर की को ऑपरेट करता है उसकी मास्टर की भी करप्ट हो जाती है, तो मास्टर की से भी ताले नहीं खुलते हैं, उसको इंसुलिन रेसिस्टेंस कहते हैं। और जो इंसुलिन रेसिस्टेंस के टाइप 2 में से मोर देन 50% से ज्यादा मरीज इंसुलिन रेसिस्टेंस होते हैं। उसकी चेकिंग बताऊंगा, वो चेकिंग करा के आपको ढूंढना है। अगर आप इंसुलिन रेसिस्टेंस है तो मिराकली आप मैजिक चेंज शुगर के अंदर देख पाएंगे, जिसके ऊपर हम नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे और नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे। मैं चाहूंगा कि ये सेशन हर किसी ने
लाइव अटेंड करना है, क्योंकि मैं बहुत यूनिक नेक्स्ट टाइम सिखाने वाला हूँ, इसीलिए आज आपका इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट टाइम क्या सीखने वाले हैं। तो डायबिटीज के ऊपर एक लंबी चौड़ी लिस्ट मेरे पास है, मैं एक झलक दिखा रहा हूँ खाली कुछ स्लाइडों की आपको, ताकि आप समझ सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम का डायबिटीज का हमारा सेशन कितना बड़ा होगा और कितना इम्पोर्टेंट होगा। आप स्लाइड को देख के समझ सकते हैं कि मैं किस लेवल पे आपको सिखाने वाला हूँ। ये डायबिटीज रेसिस्टेंस, सेल्स के अंदर ग्लूकोज नहीं जा पा रहा है, सेल्स बोलेगा नहीं चाहिए, तुम दूर रहो हमसे। वन साइडेड लव, तो इस तरह हम ये देखेंगे, ये भी देखेंगे कि पूरी दुनिया में डायबिटीज आज की तारीख में कितने लोगों को, दुनिया किस मुकाम पर जा रही है, वो भी हम देखेंगे आगे चल के। ये सारी चीज हम देखने वाले हैं, डिटेल में देखेंगे किस तरह हमारे प्रोडक्ट वर्क करेंगे। तो ये सारी लंबी स्टोरी इसमें है, हम देखेंगे। तो मैं यहाँ पर आज रुकना चाहूंगा। नेक्स्ट सेशन 8:30 को शुरू होगा और वो 10 बजे तक शायद मैं लूंगा। हम 8:35 को शुरू कर ही देंगे। मैं 8:25 को नेक्स्ट वेडनेसडे को जुड़ जाऊंगा मीटिंग में और 8:35 को शुरू करेंगे, शायद 10 बजे तक चलेगा, जिसमें मैं डिटेल टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, इवन यहाँ तक कि टाइप 3 डायबिटीज भी आपको बताएंगे। और भी एक डायबिटीज का प्रकार है, वो भी आपको बताएंगे। एक तो मैं बता चुका हूँ कि एंटासिड की साइड इफेक्ट से भी डायबिटीज होता होगा। तो बस तो मैं यहाँ पे आज का सेशन रोकना चाहूंगा समय के हिसाब से। नेक्स्ट टॉपिक पूरे के पूरा हम 8:35 को शुरू करके डायबिटीज के सॉल्यूशन तक जाएंगे। और टाइप 2 डायबिटीज में जो डायबिटीज रेसिस्टेंस है, जिसको हम टाइप 3 डायबिटीज कहेंगे, इंसुलिन रेसिस्टेंट डायबिटीज, यहाँ तक कि आप उस मुकाम पे भी जाएंगे कि बहुत मिनिमम लेवल की गोली से भी आपका काम चले। यहाँ तक भी हो सकता है कि आप सारी डिसिप्लिन को मानो तो शायद आपको गोली ना भी खानी पड़े, ये भी संभावना है। ये संभावना एक दिन में नहीं घटित होती है, साल 1.5 साल 2 साल इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो शायद हो सकता है कि रेसिस्टेंट वाले काफी लोग अपनी रेगुलर दवाई भी छोड़ पाएंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं मैं। तो बस यहाँ पे मैं रुकता हूँ। थैंक यू। अब मैं हैंड ओवर करता हूँ विशाल जी को। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो यहाँ पे हम लोग रुकते हैं। चलिए ठीक है, गुड और नाइट। मिलते